नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के फॉरेस्ट टाइप्स के बारे में। जो इंडिया में फॉरेस्ट यानी कि वन पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, 5 प्रकार के फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो एकदम डाइवर्स क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो भी काफ़ी डाइवर्स है, जो टॉपोग्राफी है वो भी काफ़ी डाइवर्स है। तो इस तरह से ये कई फैक्टर्स जो यहाँ का जो फॉरेस्ट है उन पर अपना प्रभाव डालते हैं, और तभी इतने सारे प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। और ये जो मुख्य फॉरेस्ट टाइप की बात हम आज करने वाले हैं, इनको क्लासिफाई किया गया था चैंपियन और शेड के हिसाब से। जो चैंपियन और शेड नाम के दो जो लोग थे, उन्होंने ही इंडिया के इन फॉरेस्ट टाइप्स को क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, और यही इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इंडिया के फॉरेस्ट टाइप्स पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपने देश में इन्हीं का क्लासिफिकेशन मानते हैं, चैंपियन और शेड का। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण सदाबहार वन। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि मॉनसून वन। तीसरा आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। चौथा है माउंटेन फॉरेस्ट या हिमालयन फॉरेस्ट। पांचवा है हमारा लास्ट में मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इस तरह के ये जो 5 वन है वो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपको यहाँ पर इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा, और ये हैं यहाँ पर अलग अलग रंग में इंडिया के फॉरेस्ट टाइप्स, यानी कि कौन कौन से फॉरेस्ट किस किस राज्य में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि सदाबहार वन। जो ये हरे कलर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आता है पूरा एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ठीक है दोस्तों, और जो ये यहाँ पर जो यूपी का ये नॉर्दर्न हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के वहाँ पर, और जो ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया है यहाँ पर, और फिर नीचे आए तो उड़ीसा और जो आंध्र प्रदेश वाला ये एरिया है, यहाँ पर भी आपको इसका जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और जो यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है पूरा, यहाँ पर भी आपको ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से कुछ इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि पतझड़ वन। पतझड़ वन कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मेनली जो हमारा मध्य प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पतझड़ वन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद ये फिर यूपी, झारखंड, बिहार, और ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, जो ये डेसिडियस फॉरेस्ट है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी वन है इंडिया की, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर आपको देखने को मिलेगा ये डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि पतझड़ वन। ठीक है दोस्तों, और जो ये एमपी वाला क्षेत्र है, यानी कि मध्य प्रदेश वाला जो ये सेंट्रल इंडिया का जो क्षेत्र है यहाँ पर, और ऊपर जो ये यूपी वाला क्षेत्र है, यूपी, पश्चिम बंगाल, और नीचे ये जो एरिया है कुछ कुछ नीचे वाले सदर्न पार्ट में भी इंडिया के, तो यहाँ पर भी आपको ये डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थॉर्नी स्ट्रब्स की, यानी कि थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट मतलब कंटीले वन। कंटीले वनों की बात करें तो जो ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं राजस्थान वाले इलाके में, जहाँ पर जो वर्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाई जाती हैं। राजस्थान, फिर यहाँ पर ये जो गुजरात वाला एरिया है, ये यहाँ पर गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पर भी ये थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ मात्रा में जो ये एमपी वाला एरिया है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर भी ये थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पर इनको ज़्यादा वर्षा प्राप्त नहीं होती, यानी कि इनको ज़्यादा पानी यहाँ पर नहीं मिलता वेजिटेशन को, और इसलिए ये जो फॉरेस्ट है
ये कटीले पेड़ पौधों या झाड़ियों में बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका मेन रीज़न है। उसके बाद आते हैं हिमालयन फॉरेस्ट पर। हिमालयन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय वन। जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के वन हैं उन्हीं को कहा जाता है हिमालयन फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये बेल्ट है, पूरी जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड वाली बेल्ट, यहाँ पर आपको ये जो हिमालयन फॉरेस्ट हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, फिर ये हिमाचल प्रदेश और नीचे ये उत्तराखंड। ये तो हो गया वेस्टर्न पार्ट का। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, जहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको जो हिमालयन फॉरेस्ट हैं वो देखने को मिल जाते हैं इस वाले एरिया में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो हिमालयन फॉरेस्ट है या पर्वतीय क्षेत्र के जो वन हैं वो आ जाते हैं। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं कोस्टल फॉरेस्ट की। मैंग्रोव फॉरेस्ट या कोस्टल फॉरेस्ट, इन्हीं को कहा जाता है किनको, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। जहाँ पर आपने कई बार सुंदरवन का डेल्टा का नाम आपने सुना होगा। सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ पर भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो समुद्र के तट वाला एरिया है, यहाँ पर आपको ये सुंदरवन का जो मैंग्रोव वाला क्षेत्र है वो देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जो यहाँ पर गुजरात का ये गल्फ ऑफ कच्छ वाला एरिया है, यहाँ पर भी आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इंडिया के जो वन हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो इंडिया में जो वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट टाइप्स हैं इंडिया के, वो कुछ मुख्य 5 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें सबसे पहले हमने बात करी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब उष्ण सदाबहार वन। ठीक है, और ये पाए जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल पाई जाती है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा रेनफॉल मतलब लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की यहाँ पर वर्षा होती है एनुअली। मतलब एक वर्ष में जो यहाँ पर वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होती है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा रेनफॉल की आवश्यकता होती है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी कि इनकी विशेषताओं की बात करें, तो ये बिल्कुल डेंस यानी कि सघन वन होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो इनकी कैनोपी होती है वो बहुत ही थिक होती है। ठीक है, और मल्टी लेयर्ड होते हैं। मल्टी लेयर्ड मतलब जो यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कई लेयर्स में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत जो बड़े पेड़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं, उसके बाद छोटे पेड़, उसके बाद और छोटे पेड़, और लास्ट में और ज़्यादा छोटे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह की बहुत से लेयर में यहाँ पर पेड़ या वृक्ष पाए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है मल्टी लेयर्ड। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो वृक्ष हैं वो एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन मतलब सदाबहार। सदाबहार बोले तो जैसे कि ये वर्ष में जो इनकी पत्तियां गिराने का समय होता है, वो पत्तियां तब गिराते हैं ये पेड़ जब इन पर दूसरी नई पत्तियां आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जब इन पर जो नई पत्तियां होती हैं वो आ जाती हैं, तब ये अपने जो पुराने पत्तियां होती हैं उनको गिरा देते हैं। तो इसलिए बोला जाता है इनको एवरग्रीन ट्रीज। ये मतलब कि वर्ष भर हरे भरे ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब ये पत्तियां गिराते हैं उसका कोई एक खास सीजन नहीं होता, ये कभी भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये सदाबहार वन। लोकेशन की बात करें कि किस किस लोकेशन पर ये पाए जाते हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर ये जो सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं, तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स, जो कि इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, नीचे पेनिनसुलर इंडिया का। तो वेस्टर्न पार्ट में ये जो वन है वो पाए जाते हैं। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, यहाँ पर भी ये वन पाए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, असम, मेघालय और नागालैंड, यहाँ पर भी ये जो वन है सदाबहार वो पाए जाते हैं, क्योंकि ये वो रीजन है जहाँ पर इंडिया में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा बोले तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन कौन से वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसमें आपको रोजवुड, इबोनी, महोगनी,
और बैम्बू यानी कि बांस, इस तरह के कुछ वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं। यहाँ पर इन वृक्षों की अधिकता होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे कौन कौन सा हमें फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। मानसून फॉरेस्ट क्यों? मानसून फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि ये जो यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं, ये जब मतलब कि वर्षा होती है तो ये बिल्कुल सदाबहार होते हैं। मतलब इनकी पत्तियाँ एकदम हरी भरी होती हैं जब वर्षा होती है। जैसे ही ड्राई सीजन या विंटर सीजन आ जाता है, जब वर्षा इंडिया में नहीं होती है, तो जिस समय पर वर्षा इंडिया में नहीं होती तब ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है मानसून फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है वो मानसून पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है मानसून फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये पाए जाते हैं कहाँ पर? जहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ पर रेनफॉल होती है वहाँ पर ये जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, वो पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है यानी कि उष्ण पतझड़ वन, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इन्हीं के पास है, किनके? डेसिडियस फॉरेस्ट के। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि इनकी विशेषताओं की, कि कौन कौन से कैसे कैसे ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर जो ट्रीज हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये जो अपनी पत्तियों को कब गिराते हैं? ड्राई सीजन के आने पर, यानी कि जब विंटर आता है। विंटर में क्या होता है इंडिया में? बिल्कुल बारिश नहीं होती, यानी कि ड्राई सीजन होता है एकदम। तो तब ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि इनकी पत्तियों से ज़्यादा वाष्पीकरण ना हो, ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी हो। क्योंकि पत्तियां नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ट्रांसपिरेशन है वो भी कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पानी बचाने का एक जरिया होता है इन पेड़ पौधों के लिए। अब लोकेशन की बात करें कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर ये डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, तो सेंट्रल इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल वाला पार्ट है, जैसे कि एमपी, तो यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, जो यूपी वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद लोअर हिमालयन स्लोप्स, जो हिमालय का निचले वाले जो ढलान है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। कौन? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर साल, टीक, नीम, मैंगो और बैम्बू, इस तरह के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब दोस्तों, जो ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, इसको भी सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इनकी विशेषता ये होती है कि यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा आदि। और इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट्स हैं, यानी कि जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पर भी ये जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे जो कैटेगरी में इसको बांटा गया है, तो दूसरी कैटेगरी है ड्राई डेसिडियस। ठीक है, शुष्क पतझड़ वन। तो यहाँ पर जो रेनफॉल है, तो इसके कंपैरिजन में, यानी कि मॉइस्ट डेसिडियस के कंपैरिजन में यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो कम होती है। और इसके अंडर वन आने वाले जो स्टेट्स हैं जहाँ पर ये इस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उसमें एमपी, यूपी, राजस्थान और बिहार, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर ये जो वन है ये पाए जाते हैं ड्राई डेसिडियस टाइप के। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर आता है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, उष्ण कटीले वन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। तो ये पाए जाते हैं ड्राई एरियाज में,
जहाँ पर वर्षा बहुत कम यानी कि ना के बराबर होती है बिल्कुल। मतलब जो रेनफॉल है ये होती है 70 सेंटीमीटर से कम की। यानी कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो वर्ष में 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और तभी तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो बिल्कुल कटीली झाड़ियों जैसी होती है। यहीं पर आपको कैक्टस भी देखने को मिल जाते हैं। कैक्टस इस तरह के पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाते हैं जिनकी जो पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, नागफनी, कैक्टस वगैरह वगैरह। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यानी कि इनकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर थॉर्नी ट्रीज यानी कि कटीले जो वृक्ष होते हैं वो पाए जाते हैं। झाड़ियाँ भी उसी तरह की होती हैं और जो प्लांट्स हैं वो जीरोफाइटिक होते हैं। यानी इसी तरह के जो मतलब कि सूखे को सहनशील करने वाले जो प्लांट्स हैं उन्हीं को जीरोफाइटिक प्लांट्स कहा जाता है, जिनकी पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब लोकेशन की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन के पठार के भी कुछ क्षेत्र हैं जो इसमें आते हैं। यहीं पर जो ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और राजस्थान का तो बहुत बड़ा एरिया इसी क्षेत्र में आता है, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल पर मरुस्थल आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर जो पानी की कमी है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी की कमी आपको देखने को मिल जाती है। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो अकेशिया, कैक्टस, बबूल और जो डेट यानी कि खजूर है, खजूर पाम, डेट पाम, तो इस तरह के जो वृक्ष हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये वृक्ष हैं इनको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। बहुत कम पानी में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चौथे नंबर पर है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट या हिमालयन फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, माउंटेन फॉरेस्ट भी इन्हीं को कहा जाता है और हिमालयन फॉरेस्ट भी इन्हीं को कहा जाता है, और हिंदी में कहें तो पर्वतीय वन। ठीक है, इन्हीं का नाम है। अब ये पाए जाते हैं कहाँ पर? हिमालयन रीजन में। जो हिमालय के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं पर्वतीय वन। ठीक है, और ये अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अलग अलग जो फॉरेस्ट हैं वो ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। यानी कि जो कम ऊंचाई पर होगा वहाँ पर अलग वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे जो वृक्ष के प्रकार हैं वो भी चेंज होते जाएंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो वृक्ष हैं वो ऊंचाई के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फिर विशेषताओं की बात करें तो जैसे कि हमने कहा कि हाइट के हिसाब से ये यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो चेंज होती जाती है। यहाँ के वृक्ष हैं वो चेंज होते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि फुटहिल्स पर बात करें, यानी कि जो तलहटी है, हिमालयन रीजन की जो तलहटी है, जो सबसे नीचे वाला रीजन है, यहाँ पर मिलते हैं आपको देखने को मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरह के वन यहाँ पर पाए जाते हैं, मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि आर्द्र पतझड़ वन, सबसे नीचे वाले रीजन में हिमालय के। उसके बाद 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बात करें तो यहाँ पर आपको कॉनिफॉरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें जैसे कि पाइन, जैसे कि चीड़, चीड़ का नाम आपने बहुत बार सुना होगा पर्वतीय क्षेत्रों में। चीड़ हो गया, देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया और फर हो गया, ये वो वृक्ष हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनको कहा जाता है कॉनिफर ट्रीज। ठीक है, ये कॉनिफर्स में आते हैं। उसके बाद जो 3600 मीटर की ऊंचाई पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो घास के मैदान है, जिनको कभी कभार बुग्याल कहकर भी पुकारा जाता है, तो इन्हीं को बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, अल्पाइन मीडोज को। और यहीं पर श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ, लाइकेंस और मॉसेस यहीं पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है किसी पहाड़ी का। ठीक है, और जिसकी हाइट होती है 3600 मीटर से ऊंची। तो यहाँ पर ये इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो हिमालयन फॉरेस्ट है उसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 5वें नंबर पर हमारा कौन सा फॉरेस्ट है, उसके बारे में बात करते हैं।
तो दोस्तों 5वें नंबर पर है हमारा और सबसे लास्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव का नाम भी आपने कई बार सुना होगा। और ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इनको कोस्टल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ये समुद्र के तट वाले क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर समुद्र का जो खारा पानी होता है वहाँ पर ये जो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कोस्टल एरियाज पर। और जहाँ पर जो डेल्टा वाले रीजन होते हैं, ठीक है, डेल्टा जहाँ पर बनता है, जैसे कि आपने कई बार सुंदरबन का डेल्टा का नाम सुना होगा, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो वहीं पर ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि इनकी विशेषताओं की। तो यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में, तो वो लवण के प्रति सहनशील होते हैं। इनका लवण का इन पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो वृक्ष हैं वो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। ठीक है, और जहाँ जो ये वृक्ष हैं इनकी जो रूट्स हैं वो कहीं कहीं पर ऊपर, ज़मीन के ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, जो इनकी रूट्स हैं वो ज़मीन से ऊपर होती हैं कहीं कहीं पर, और वो इनको कहा जाता है न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, ये इनकी एक बहुत ही विशेष एक विशेषता होती है। और इनको रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहा जाता है, यानी कि श्वसन के लिए ये जो रूट्स होती हैं इनकी, ये ऊपर होती हैं ज़मीन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी एक खासियत है मैंग्रोव फॉरेस्ट की। अब लोकेशन की बात करें तो सुंदरबन, जैसे कि हमने एक पहले भी कहा है कि सुंदरबन वाले क्षेत्र में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है हमारा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, जो बांग्लादेश कंट्री है वहाँ पर भी ये जो फॉरेस्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन का डेल्टा वो ये वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो महानदी, महानदी का जो डेल्टा है, या गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा, और जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं वहाँ पर भी इस तरह के जो वन है मैंग्रोव फॉरेस्ट वो पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कोस्टल एरिया होता है यानी कि तटीय क्षेत्र होता है वहीं पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पर समंदर का खारा पानी मिलता है ज़मीन से। तो यहाँ पर जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं इनकी जो जड़ें हैं वो पानी के नीचे रहती हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो पेड़ पौधे हैं वो अधिकतर पानी में सबमर्ज होती है। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सुंदरी नाम के पेड़ यहीं पर पाए जाते हैं, जो कोकोनट ट्रीज या पाम या केवड़ा के पेड़ हैं वो भी यहीं पर पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है मैंग्रोव फॉरेस्ट में। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह के एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।